हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट चल रहा है जिसका चैप्टर 11 तक हमने कवर कर दिया है। आज की वीडियो में हम लास्ट चैप्टर देखेंगे। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कहीं भी फिट नहीं होते हैं, उनको एक लास्ट चैप्टर में डाल दिया जाता है जिस चैप्टर का नाम होता है मिसलेनियस। ठीक है, तो चैप्टर 12 डील करता है मिसलेनियस से। इसमें हमें पढ़ना है सेक्शन 85 टू सेक्शन 101। ठीक है, और हमारा ये एक्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन 85 डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड ऑब्टेन्स रिपोर्ट एंड रिटर्न्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड अथॉरिटी को डायरेक्शन इशू करने की शक्ति और रिपोर्ट और रिटर्न्स को प्राप्त करने की शक्ति। सब सेक्शन 1 इज without prejudice to the foregoing provision of this act, the Food Authority shall, in exercise of its power and in performance of its function under this act, be bound by such direction on question of policy other than those relating to technical and administrative matters the central government may give in writing to it from time to time. सब सेक्शन 1 बोल रहा है पॉलिसी मैटर्स पर डायरेक्शन। इस सब सेक्शन का मतलब ये है कि फूड अथॉरिटी जब अपने पावर्स यूज़ करेगी या फिर फंक्शंस परफॉर्म करेगी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटन डायरेक्शन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटन डायरेक्शन मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पॉलिसी मैटर्स पे। ठीक है, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ना ऐसे छोटा सा लिख लेना कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं, ठीक है, पॉलिसी मैटर्स पे डायरेक्शन दे सकती है लेकिन टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे नहीं दे सकती है अपने डायरेक्शन। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट द फूड अथॉरिटी शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज बिफोर एनी डायरेक्शन इज गिवन अंडर दिस सबसेक्शन। प्रोविजो बोल रहा है डायरेक्शन देने से पहले जितना पॉसिबल हो फूड अथॉरिटी को अपना व्यू रखने का मौका दिया जाना चाहिए। अब देखो सबसेक्शन 2, if any dispute arises between central government or food authority, ठीक है, as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of central government thereon shall be final। तो इम्पॉर्टेंट बात हो रही है सबसेक्शन 2 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और अगर फूड अथॉरिटी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये पॉलिसी मैटर है या टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो क्या होगा? फाइनल डिसीजन किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, राइट, मतलब कि लास्ट वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का। सब सेक्शन 3 देखो, द फूड अथॉरिटी शैल फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सच रिटर्न्स और अदर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्टिविटीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम रिक्वायर। सब सेक्शन 3 बोल रहा है फूड अथॉरिटी को अपने काम, एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स, रिटर्न या फिर इंफॉर्मेशन जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देना होगा। ठीक है, तो वो देना कंपलसरी है। तो आप एक बार फिर से देख लो कि जो सबसेक्शन 1 है वो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिटन डायरेक्शन दे सकती है किस पे? पॉलिसी मैटर पे। अगर पॉलिसी मैटर पे डिस्प्यूट चल रहा है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और सबसेक्शन 3 बोल रहा है फूड अथॉरिटी को रिपोर्ट और रिटर्न देने ही होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 86 डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की शक्ति। द सेंट्रल गवर्नमेंट may give such direction as it may deem necessary to a state government for carrying out all or any of the provision of this act, and the state government shall comply with such direction। तो यहाँ पर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जैसा वो ज़रूरी समझे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है इस एक्ट के किसी प्रोविज़न या फिर सभी प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ऐसी डायरेक्शन को कंप्लाई करना ही होगा, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 87 पे आ जाओ। मेंबर्स ऑफिसर्स ऑफ फूड अथॉरिटी एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू बी पब्लिक सर्वेंट। मेंबर्स, ऑफिसर ऑफ फूड अथॉरिटी और कमिश्नर, 3 लोगों की बात हो रही है जिनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट। चलिए देखते हैं
The members, officers of Food Authority and Commissioner of Food Safety and their officers shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provision of this act, to be public servant within the meaning of section 21 of IPC. ठीक है, तो members यहाँ पर अंडरलाइन करना है, officers of Food Authority, Commissioner of Food Safety and their officers, इनको क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। किसके मीनिंग के अंतर्गत? सेक्शन IPC, सेक्शन 21 ऑफ IPC। और अगर हम BNS की बात करें तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है हमें सेक्शन 2 क्लॉज 28 में। ठीक है, यहाँ पर दी है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनके अगेंस्ट ब्राइबरी, करप्शन, मिसकंडक्ट जैसे ऑफेंसेस अप्लाई हो सकते हैं और साथ ही उनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 88 पे, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, यहाँ पर ये गुड फेथ वाला क्लॉज है। ये देखो क्या बोल रहा है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द फूड अथॉरिटी एंड अदर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट और एनी मेंबर ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ सच अथॉरिटी और एंड बॉडीज और एनी अदर ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस एक्ट फॉर एनीथिंग विच इज गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को गुड फेथ का लाभ दिया गया है। कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किन के अगेंस्ट में नहीं की जाएगी? देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फूड अथॉरिटी के अगेंस्ट, अदर बॉडीज़ जो कि इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई हैं, कोई ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर कोई मेंबर, ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय फूड सेफ्टी अथॉरिटी के या और कोई बॉडी या फिर कोई अदर ऑफिसर जो इस एक्ट के अंतर्गत गुड फेथ में कार्य कर रहा है। ठीक है, उसका इंटेंशन अच्छा है और वो इस एक्ट के रेगुलेशंस और रूल के तहत ही कोई कार्य कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? गुड फेथ का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो सेक्शन 89, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ओवरऑल अदर फूड रिलेटेड लॉज। तो ये जो एक्ट है, ठीक है, इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होने वाला है उन सभी लॉज पे जो फूड से रिलेटेड हैं। The provision of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any other law other than this act। ठीक है, तो इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न, ठीक है, जो कि अदर लॉ के प्रोविज़न से इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, अलग है, तो कुछ भी हो, कोई भी लॉ कोई भी बात कर रहा हो, ये जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है ये ओवरराइड करेगा। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है ना वो माना जाएगा पहले। तो पुराना फूड लॉ कुछ और बोलता हो, ये वाला एक्ट जो है वो चलने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आ जाइए सेक्शन 90 पे, डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज गवर्निंग वेरियस फूड रिलेटेड एक्ट और ऑर्डर्स टू फूड अथॉरिटी। हिंदी वाले पैरेट में लिखा हुआ है, विभिन्न खाद्य संबंधी अधिनियमों या आदेशों को शासित करने वाले केंद्रीय सरकार के अभिकरणों के विद्यमान कर्मचारियों का खाद्य प्राधिकरण को अंतर। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे कि यहाँ पर उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ को गवर्न कर रहे थे वेरियस फूड रिलेटेड या ऑर्डर से, उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? फूड अथॉरिटी को हो जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। On and from the date of establishment of the food authority, every employee holding office under the central government agencies administering food laws immediately before that date shall hold his office in the food authority by the same tenure and upon the same terms and condition of service including remuneration, leave, provident fund, retirement and other terminal benefits as he would have held such office if the food authority had not been established, and shall continue to do so as an employee of the food authority or until the expiry of the period of 6 months from the date if such employee opts not to be the employee of the food authority। सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये सेक्शन समझेंगे। क्या बोल रहा है सेक्शन 90? देखो, इस सेक्शन का मेन जो आइडिया है वो ये है कि जब फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है तो पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज फूड लॉज को एडमिनिस्टर कर रही थी उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 90 बोल रहा है कि फूड अथॉरिटी के इस्टेब्लिश होते ही जो एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के अंतर्गत फूड से रिलेटेड किसी लॉ से या ऑर्डर से
ऑफिस को होल्ड कर रहे थे या उनके अंतर्गत काम कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली उनका किसके एम्प्लॉय हो जाते हैं? फूड अथॉरिटी के। किसके एम्प्लॉय हो जाएंगे? फूड अथॉरिटी के। ठीक है, उनकी सर्विस और जो कंडीशन होगी, ठीक है, टर्म्स और कंडीशन होगी वो सेम होंगी, जैसे कि टेन्योर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन, लीव, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट और अदर टर्मिनल बेनिफिट। ठीक है, जो जो चीज़ें थी वो सेम रहेंगी, मतलब ना सैलरी कम होगी ना राइट्स कम होंगी। यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है इस सेक्शन में कि अगर कोई एम्प्लॉय, यहाँ पर लिखा है ना, अगर कोई एम्प्लॉय फूड अथॉरिटी में नहीं जाना चाहता तो उसके पास कितने महीने का टाइम होगा? 6 मंथ का टाइम होगा इस्टेब्लिशमेंट की डेट से ऑप्ट आउट करने के लिए। अगर 6 महीने के अंतर्गत ऑप्शन नहीं लिया तो एम्प्लॉय फूड अथॉरिटी को एम्प्लॉय माना जाएगा। ठीक है, तो अगर वो नहीं चाहता है उसका एम्प्लॉय बनना तो वो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकता है कि वो अपने आप को उससे बाहर कर ले। ठीक है, वो बता दे कि वो फूड अथॉरिटी का एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है उसके पास, लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा? 6 महीने, जब से इस्टेब्लिश हुई है फूड अथॉरिटी उसके 6 महीने से। क्लियर है? अब आ जाइए सेक्शन 91 पे। ये डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। यहाँ पर केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकती है, नियम बना सकती है। Subsection 2, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely। ठीक है, तो जो पहले जो शक्तियाँ दी गई हैं उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रूल्स जो हैं बनाए जा सकते हैं जो यहाँ पर क्लॉजेस में दिए गए हैं। ये जो मिसलेनियस वाला चैप्टर है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसको आपको बस हेड नोट से करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम जो है एक रीडिंग तो करेंगे ही। देखो क्या बोल रहा है, कौन कौन से यहाँ पर मैटर्स दिए गए हैं, ये दिए हैं क्लॉजेस। अब देखो किससे रिलेटेड नियम बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर अंडर सबसेक्शन 2 एंड द मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू एन ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेयरपर्सन और मेंबर की सैलरी, सर्विस, कंडीशन, ओथ, ठीक है, इनसे रिलेटेड रूल्स बना सकती है। क्वालिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। द मैनर ऑफ टेकिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सीज्ड अंडर सबसेक्शन सब क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 38। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट के सीज्ड डॉक्यूमेंट के एक्सट्रैक्ट लेने का तरीका क्या होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ केसेस फॉर रेफरिंग टू अप्रोप्रिएट कोर्ट एंड टाइम फ्रेम फॉर सच डिटर्मिनेशन अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 42। कौन से केसेस कोर्ट में जाएंगे और टाइम फ्रेम से के रिगार्डिंग रूल बना सकती है। क्वालिफिकेशन ऑफ फूड एनालिस्ट अंडर सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अंतर्गत फूड एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग रूल बना सकती है। द मैनर ऑफ सेंडिंग सैम्पल ऑफ एनालिसिस एंड डिटेल ऑफ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन दिस रिगार्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47। तो सेक्शन 47 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत फूड जो एनालिसिस के सैंपल दिए जाएंगे, किस मैनर में दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसके रिगार्डिंग रूल बना सकती है। अपन ने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि काफ़ी जगह लिखा हुआ है कि एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। ठीक है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करे, जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करे, जो मैनर दिया गया है या जो प्रोसीजर दिया गया है, हर जगह लिखा हुआ है कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। ठीक है, तो ये सेक्शन वही बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके रिगार्डिंग रूल बना सकती है और वही रूल्स जो हैं उधर पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एडजुडिकेशन ऑफ केसेस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 68। तो एडजुडिकेशन को कैसे फॉलो किया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा,
Qualification, terms of office, designation and removal of presiding officer under subsection 4, the procedure of appeal and powers of tribunal under subsection 5 of 17. ठीक है 70. तो ट्राइब्यूनल के ऑफिसर्स, पावर और प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होगी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, वो कैसे रेजिग्नेशन दे सकता है या फिर उसको कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति दी गई है रूल बनाने की. एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ट्राइब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71. तो 71 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल के पावर और प्रोसीजर से रिलेटेड रूल बना सकती है. द फी टू बी पेड फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 76 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत हाई कोर्ट को कैसे अपील की जाएगी, किस मैनर में फ़ी वगैरह पे की जाएगी वहाँ पर, ठीक है. फॉर्म एंड टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 81. सेक्शन 81 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या टाइम होगा बजट को प्रिपेयर करने का, ठीक है, कैसे फूड अथॉरिटी के द्वारा बजट को पेश किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर्म एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 83. सेक्शन 83 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अकाउंट का स्टेटमेंट, उसका क्या फॉर्म होगा, ठीक है. The form and time for preparing annual report by food authority under subsection 1 of section 84. सेक्शन 84 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत फूड अथॉरिटी कैसे एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, किस टाइम पीरियड में करेगी, क्या उसका फॉर्मेट होगा, एंड एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज टू बी मेड बाय रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और कोई भी ऐसा मैटर जिसको रूल्स से प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी हो, ठीक है. तो ये क्या है, ये सारे जो क्लॉजेस दिए गए हैं इनके रिगार्डिंग कौन रूल बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाने का अधिकार देता है सेक्शन 91, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल मैटर शामिल हैं, ठीक है. तो ये आपको क्या है, बस एक बार रीडिंग करनी है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आप ये याद रख लो कि 91 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, ठीक है. अब देखो सेक्शन 92, पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन. अब यहाँ पर सेक्शन 92 में फूड अथॉरिटी को पावर दी गई है रेगुलेशन बनाने की, ठीक है. ऐसे यहाँ पर देखो 91 में लिख लिया ऐसे बी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर ऐसे लिख दो FA, फूड अथॉरिटी को शक्ति दी गई है. अब देखो क्या शक्ति दी गई है, किस तरीके के रेगुलेशन बना सकती है फूड अथॉरिटी. द फूड अथॉरिटी में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन बाय नोटिफिकेशन मेक रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने दे दी कि जो फूड अथॉरिटी है वो रेगुलेशन तो बना सकती है, लेकिन किसकी अप्रूवल चाहिए, प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है. और प्रीवियस पब्लिकेशन के बाद नोटिफिकेशन के द्वारा रेगुलेशन बना सकती है, जो ऐसे रेगुलेशन होंगे वो जो इस एक्ट के कंसिस्टेंट में होंगे, ठीक है. और ऐसे रूल बना सकती है और इस एक्ट के प्रोविज़न को कैरी आउट करने के लिए रेगुलेशन बना सकती है. सबसेक्शन 2, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रेगुलेशन में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, ठीक है. तो जो भी पहले की शक्तियाँ दी गई हैं, फोरगोइंग पावर दी गई है, उस पर उसकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रेगुलेशन बना सकती है जो यहाँ पर मैटर दिए गए हैं, ठीक है. इनमें से सभी मैटर्स पे या इनमें से किसी मैटर पे. सैलरीज एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9, ठीक है. सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत फूड अथॉरिटी के अदर एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स की सैलरी और अदर कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड रेगुलेशन बना सकती है कौन, फूड अथॉरिटी. किसकी अप्रूवल ज़रूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की. रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11. सेक्शन 11 के सब सेक्शन 5 के अंतर्गत बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए जो प्रोसीजर के लिए नियम दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग रेगुलेशन बना सकती है फूड अथॉरिटी. अदर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12. सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अदर फंक्शंस के लिए रूल्स बना सकती है. प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक कमेटी एंड पैनल्स अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 15. सेक्शन 15 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत साइंटिफिक कमेटी और पैनल के प्रोसीजर के रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है.
notifying standard and guidelines in relating to article of food meant for human consumption under subsection 2 of section 16. सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है उनके रिलेशन में क्या स्टैंडर्ड होगा उस फूड का आर्टिकल का, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी. ठीक है, आगे देखो. Procedure to be followed by Food Authority for transaction of business as at its meeting under subsection 1 of section 17. Section 17 के subsection 1 के अंतर्गत बिजनेस के ट्रांजैक्शन की और उसकी मीटिंग फूड अथॉरिटी के द्वारा फॉलो किए जाने वाला प्रोसीजर. ठीक है, इसके रिगार्डिंग फूड अथॉरिटी रूल बना सकती है. मेकिंग और अमेंडिंग रेगुलेशन इन व्यू ऑफ अर्जेंसी concerning food safety or public health under clause D of subsection 2 of section 18. section 18 के subsection 2 के clause D के अंतर्गत public health से या फिर food safety से related अगर कोई अर्जेंसी है, ठीक है, उसके कंसर्न में अमेंडमेंट कर सकते हैं रेगुलेशन में और नए रेगुलेशन बना सकती है. लिमिट ऑफ एडिटिव्स अंडर सेक्शन 19. सेक्शन 19 के अंतर्गत एडिटिव्स की क्या लिमिट होनी चाहिए. लिमिट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कॉन्टामिनेंट्स, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हैवी मेटल्स एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 80. सेक्शन 20. सेक्शन 20 के अंतर्गत क्या कॉन्टामिनेंट की क्वांटिटी हो सकती है, क्या लिमिट हो सकती है. टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो किस लिमिट का हो सकता है. हैवी मेटल्स किस मात्रा में कितने स्टैंडर्ड तक वो यूज़ किए जा सकते हैं. ठीक है, टॉलरेंस लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड्स, वेटनरी ड्रग्स, रेसिड्यूज एक्सेट्रा. सेक्शन 21 के अंतर्गत पेस्टिसाइड्स की क्या लिमिट होगी. वैनिटरी ड्रग्स कितना आप उसमें यूज़ कर सकते हो, रेसिड्यूज कितने होंगे. ठीक है, इन सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फूड अथॉरिटी के द्वारा. जो यहाँ पर टर्म्स आ रहे हैं, राइट, कॉन्टामिनेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, वेटनरी ड्रग्स, ये सारे टर्म्स मैंने आप स्टार्टिंग के देखोगे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं. सेक्शन 3A to 3ZZ है आई थिंक वहाँ पर, तो आप वहाँ देखो तो आपको डिटेल में एक एक डेफिनेशन को समझाया है, तो वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हो. द मैनर ऑफ मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड अंडर सेक्शन 23. सेक्शन 23 के अंतर्गत जो फूड आर्टिकल है उस पर जो मार्किंग होगी, कैसे उसकी लेबलिंग होगी, किस मैनर में होगी. फॉर्म इन विच गारंटी शैल बी गिवन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 26. सेक्शन 26 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत गारंटी जो दी गई है उसका क्या फॉर्म होगा. कंडीशन एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू फूड रिकॉल प्रोसीजर अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 28. सेक्शन 28 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत फूड रिकॉल करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्या गाइडलाइंस होगी. अगर कोई फूड मार्केट में पहुंच गया है और पता चलता है कि ये फूड अनसेफ है, तो अब उसको मार्केट से वापस से बुलाना है, रिकॉल करना है. ठीक है, तो उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या कंडीशन होंगी, इसके रिगार्डिंग रेगुलेशन बनाएगी. रेगुलेशन रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 29. सेक्शन 29 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो फंक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग रूल बनाएगी. नोटिफाइंग द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एंड द मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन, द मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन for obtaining license, the fee payable thereof, and the circumstances under which such a license may be cancelled or forfeited under section 31. सेक्शन 31 के अंतर्गत कैसे अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन होगा, किस मैनर में होगा, लाइसेंस की कब ज़रूरत है, कैसे लाइसेंस की एप्लीकेशन बनाई जाएगी, कैसे लाइसेंस को ऑब्टेन किया जाएगा, क्या फ़ीस वहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है. ठीक है, कितनी फ़ीस देनी होगी, क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, और लाइसेंस को कब कैंसिल किया जा सकता है या फोरफिट किया जा सकता है. इसके रिगार्डिंग फूड अथॉरिटी रेगुलेशन बना सकती है. द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ विच द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल बी इन चार्ज ऑफ अ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 36. सेक्शन 36 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो इंचार्ज में किस एरिया में होगा. ठीक है, तो वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने वाला है वहाँ पे. प्रोसीजर इन गेटिंग फूड एनालाइज डिटेल्ड ऑफ फीस एक्सेट्रा अंडर सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 40. सेक्शन 40 के अंतर्गत फूड का एनालिसिस कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, फ़ी की क्या डिटेल होगी. ठीक है, फीस से रिलेटेड सारी चीज़ें. फंक्शन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय
फूड लेबोरेटरी अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 43। सेक्शन 43 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत फूड लेबोरेटरी के द्वारा क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ऑफिशियल्स अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 के सबसेक्शन 6 के अंतर्गत ऑफिशियल्स के द्वारा फॉलो किया गया प्रोसीजर। फाइनेंशियल रेगुलेशन टू बी अडॉप्टेड बाय द फूड अथॉरिटी इन ड्राइंग अप इट्स बजट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 81। सेक्शन 81 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत फूड अथॉरिटी के द्वारा जो बजट बनाया जाएगा उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन के रिगार्डिंग रूल बनाएगी। इशू गाइडलाइंस और डायरेक्शन फॉर पार्टिसिपेशन इन कोडेक्स मीटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ कोडेक्स मैटर्स। कोडेक्स मीटिंग में पार्टिसिपेशन करना, कोडेक्स मैटर में रिस्पॉन्स करना, उसकी प्रिपरेशन, इसके लिए गाइडलाइंस इशू होगी। कोडेक्स मीटिंग क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और WHO के तहत क्या होता है? कोडेक्स एक कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है, ठीक है, CAC, उसके द्वारा आयोजित की जाती है इंटरनेशनल मीटिंग्स, ठीक है। ये जो मीटिंग्स होती हैं ये खाद्य सुरक्षा, ठीक है, गुणवत्ता मानकों और व्यापार के लिए नियम तय करती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी गाइडलाइंस से रिलेटेड जो है रेगुलेशन बना सकती है फूड अथॉरिटी। एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज टू बी मेड बाय रेगुलेशन, ठीक है। और किसी अदर मैटर पे भी रेगुलेशन बना सकती है जो कि स्पेसिफाई किए गए हों इस रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट इतनी दी गई है ये एक तरीके से एग्जाम्पल्स ही हैं, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक लास्ट क्लॉज जोड़ा गया है, एनी अदर मैटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि फूड अथॉरिटी यहाँ पर रेगुलेशन बनाने की शक्ति है। किसको? फूड अथॉरिटी को। अप्रूवल किसका चाहिए होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी आप रीड कर लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन सी मैटर हैं जिस पे फूड अथॉरिटी बनाएगी, कौन से मैटर हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन से मैटर हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है। चलो अब आ जाओ सेक्शन 93 पे, लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के समक्ष रूल्स और रेगुलेशंस रखने के लिए ये है सेक्शन 93। Every rule and every regulation made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid both houses agree in making any modification in the rule or regulation, or both houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule or regulation. सिंपल सी बात है, सेक्शन 93 जो भी रूल्स या रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो जितनी जैसे ही बन जाते हैं उसके बाद दोनों हाउसेस के सामने पार्लियामेंट के रखे जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में होगी 30 दिन के पीरियड के लिए, या फिर एक या एक से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन के में होगी। सेशन एक्सपायर होने से पहले दोनों हाउसेज अगर एग्री हो जाते हैं कि भाई कोई मॉडिफिकेशन होना चाहिए रूल या रेगुलेशन में, ठीक है, या फिर दोनों हाउस इस बात पे एग्री हो जाए कि ऐसा रूल या रेगुलेशन नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन किया जाएगा उस रूल या रेगुलेशन में, या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका एनलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी रूल या रेगुलेशन में जो भी मॉडिफिकेशन होंगे या फिर जो भी उसका नल किया जाएगा उसको, यहाँ पर एक चीज़ है कि वो जो पहले जो कुछ किया गया है रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत उसकी वैलिडिटी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, आप ये याद रख लो कि जैसे ही कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फूड अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पर दोनों हाउसेस के सामने उसको रखना ज़रूरी है जब पार्लियामेंट सेशन में हो, ठीक है। जब हाउस बोथ ऑफ हाउस सेशन में हो 30 दिन के लिए या एक से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन में रखा जाएगा। अगर दोनों हाउसेस इस बात को एग्री हो जाए कि भाई इस रूल में कोई मॉडिफिकेशन कर दो, कोई चेंज कर दो, तो वैसा हो जाएगा। अगर दोनों हाउसेस इस बात को लेके
एग्री हो जाए कि भैया ये रेगुलेशन नहीं बनाया जाना चाहिए, ये पूरा ही गलत है, तो उसको नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी होगा इस तरीके से होगा कि जो पहले इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है कुछ भी चीज़, उसकी वैलिडिटी पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। क्लियर है? चलो आ जाओ सेक्शन 94 पे। सेक्शन 94 डील करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। अब स्टेट गवर्नमेंट की नियम बनाने की शक्ति, सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फूड अथॉरिटी टू मेक रूल एंड रेगुलेशन रिस्पेक्टिवली, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर प्रीवियस publication and with the previous approval of food authority by notification the official gazette make rule to carry out the function and duties assigned to the state government and state commissioner of food safety under this act and the rules regulation made thereunder। देखिए सेक्शन 94 जो है स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने की पावर देता है, लेकिन ये जो पावर है बिल्कुल फ्री हैंड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तभी रूल बना सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ शक्तियां हैं उसको डिस्टर्ब ना करे, फूड अथॉरिटी के रेगुलेशन के अगेंस्ट ना हो। रूल बनाने से पहले 3 चीज़ें कंपलसरी हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? प्रीवियस एप्लीकेशन होनी, प्रीवियस पब्लिकेशन होगा, यानी कि पहले ड्राफ्ट पब्लिक किया जाएगा। इसके बाद फूड अथॉरिटी का अप्रूवल होगा, बिना अप्रूवल रूल वैलिड नहीं है, और ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन, ठीक है, तभी रूल इन्फोर्स होगा। ये रूल किस पर्पज़ के लिए है? तो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस के लिए कैरी आउट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, स्टेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के ड्यूटीज़ के लिए, और एक्ट और उसके रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसेक्शन 2 देखिए, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely, पहले जो दी गई शक्तियाँ हैं उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रूल्स जो हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं इन मैटर से रिलेटेड, वो कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। देखो क्लॉज ए, अदर फंक्शन ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अंडर क्लॉज एफ और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30। स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के और फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ में मेंशन्ड है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल रहा है? कमिश्नर को और कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है, ये स्टेट रूल से डिसाइड कर सकती है। क्लॉज भी देखो, ईयर मार्किंग अ फंड एंड द मैनर in which reward shall be paid to a person rendering assistance in detention of offence apprehension of offender under section 95। क्लॉज बी, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है एक स्पेशल फंड ईयरमार्क करने के लिए और रिवॉर्ड देने के मैनर के लिए। ये रिवॉर्ड उस पर्सन को मिलेगा जो फूड ऑफेंस डिटेक्ट करने में मदद करे या ऑफेंडर को पकड़ने में असिस्टेंस दे, एज पर सेक्शन 95। अभी हम आगे करेंगे इसके बाद। Clause C, any other matter which is required to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be made by rules by state government। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी और मैटर पे, अदर मैटर पे रूल्स बना सकती है जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड होना रिक्वायर्ड हो, या फिर जहां एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को रूल मेकिंग का पावर देता हो। तो अगर एक्ट बोले रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ रूल बना सकती है। सबसेक्शन 3 देखिए, एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी laid as soon as may be after it is made before each house of the state legislature where it consists of 2 houses or where such state legislature consists of 1 house before that house। जो भी रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उस स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा। अगर 2 हाउसेस हैं तो दोनों के सामने, अगर 1 हाउस है तो उसके सामने। पर्पस क्या है यहाँ पे? लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 94 तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे की जो रिमेनिंग सेक्शन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे और कल ही हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है जिसकी वजह से मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं कल बाकी के सेक्शंस के साथ, उनको अच्छे से समझेंगे। और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।